बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इनका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीटी फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड के पीटी फेज डायग्राम पर बेस्ड हैं। तो अब ये पीटी फेज डायग्राम क्या है हम इसको समझ लेते हैं पहले, फिर हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों इस चैप्टर में यहाँ ये बुक में ट्रिपल पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ पीटी फेज डायग्राम। हमको पता है बच्चों कि जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है, फेज चेंज करता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होने लगता है, आइस में कन्वर्ट होने लगता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक कि सारा का सारा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर हमको पता है कि वाटर बॉयल होने लगता है, तो इस टेम्परेचर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है जब तक कि सारा का सारा वाटर कन्वर्ट नहीं हो जाता वेपर में। तो जिस टाइम पर फेज चेंज हो रही होती है उस टाइम पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर की इस वैल्यू के लिए किसी भी सब्सटेंस की दो फेजेस को एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं वाटर की, ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और वेपर स्टेट एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ हम एक और पॉइंट देखेंगे कि हमने बोला कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें हम साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती हैं। अगर प्रेशर की वैल्यू चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमको पता है कि माउंटेन्स पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि माउंटेन्स पर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये तो हमको अच्छे से समझ में आ गया कि किसी पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू के लिए ये बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यूज़ हैं। तो अगर प्रेशर की वैल्यू चेंज करें तो ये दोनों वैल्यूज़ भी चेंज हो जा रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये हम ग्राफ देख सकते हैं, ये वाटर के लिए है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है कि प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज़ पर जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो भी हैं वो अलग तरीके से आते हैं। फिर मतलब उनके लिए टेम्परेचर की वैल्यू कुछ और हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर ये ग्राफ बनाए हुए हैं जिनको हम बोलते हैं फेज डायग्राम, पीटी फेज डायग्राम। तो बच्चों यहाँ पर ये पीटी फेज डायग्राम बनाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसमें ये है यहाँ पर सब्लिमेशन कर्व, ये है फ्यूज़न कर्व, ये है वेपोराइजेशन कर्व। अब ये सब्लिमेशन कर्व, इसका क्या मीनिंग है कि इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर सॉलिड और वेपर स्टेट को एग्जिस्ट कर सकती हैं। मतलब सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमको पता है कि सॉलिड जब डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है तो हम उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, वेपर जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको डीसब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम कोई भी लाइन ऐसे और इस तरीके से ड्रॉ करके ये देख सकते हैं कि प्रेशर की किस वैल्यू के लिए और टेम्परेचर की किस वैल्यू के लिए सॉलिड और वेपर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस पोर्शन में सॉलिड और वेपर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और -78.5 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और वेपर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और -56.6 पर सॉलिड और वेपर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कर्व देखते हैं फ्यूज़न कर्व। फ्यूज़न कर्व बच्चों इस लाइन पर क्या है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए जो सॉलिड स्टेट है और लिक्विड स्टेट है वो दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर ये 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ टेम्परेचर की वैल्यू आएगी। तो इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर सॉलिड और लिक्विड कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पर भी बच्चों सॉलिड और लिक्विड कोएग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्व। तो अब यहाँ हमने देखा कि ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट पर ये वाला कर्व, फ्यूज़न कर्व और सब्लिमेशन कर्व, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। अब ये थर्ड है वेपोराइजेशन कर्व। वेपोराइजेशन कर्व इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर लिक्विड और वेपर स्टेट ये कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इधर ये 20 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पर क्या है कि इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर के लिए लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब इस कर्व को भी देखें हम, तो ये भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये तीनों ही कर्व इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, ये है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब यहाँ इस पॉइंट पर किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड, लिक्विड और वेपर स्टेट ये तीनों ही कोएग्जिस्ट कर सकती हैं एक साथ। वो सब्सटेंस इनमें से किसी भी फेज में, किसी भी स्टेट में रह सकता है। वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट की वैल्यूज़ बच्चों, प्रेशर और टेम्परेचर की आपको ये स्क्रीन पर लिखी हुई दिख रही होंगी। यहाँ CO2 के लिए हम देख सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर की -56.6 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड, लिक्विड, वेपर किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। तो बच्चों आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे हम वैल्यूज़ भी देख लेंगे इजीली। जैसे हमसे कोई भी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू बोली जाए कि इस पर वो कौन सी स्टेट में होगा, तो हम इजीली देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके साथ हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों 16 और 17 क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये आगे भी हैं। तो हम पहले इनको समझ लेते हैं और बाद में फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए पार्ट देखते हैं बच्चों। एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो हमको समझ में आ गया अच्छे से कि ये जो ट्रिपल पॉइंट है, इस ट्रिपल पॉइंट पर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड, लिक्विड और वेपर ये तीनों ही स्टेट इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं, को एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर की? टेम्परेचर की वैल्यू है -56.6 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर की वैल्यू है 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द फ्यूजन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2। अब बच्चों हमको बताना है कि प्रेशर को अगर डिक्रीज करेंगे तो फ्यूज़न और बॉइलिंग पॉइंट इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये है फ्यूज़न कर्व और ये है वेपोराइजेशन कर्व। वेपोराइजेशन मतलब कि लिक्विड बॉयल हो रहा है और वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। फ्यूज़न मतलब कि सॉलिड मेल्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बच्चों हमको बताना है कि प्रेशर को डिक्रीज करने पर जो फ्यूज़न और बॉइलिंग पॉइंट है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे देख लेते हैं कि ये जो कोई एक वैल्यू है प्रेशर की, तो उसके लिए ये फ्यूज़न पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से ये आ रहा है हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू। कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पर टेम्परेचर होगा कि इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर ये हमको फ्यूज़न पॉइंट मिल रहा है, या हम कहें कि मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है। अब अगर हम प्रेशर को कम कर देते हैं, हम ऐसे थोड़ा कम वैल्यू ले आते हैं और सपोज़ हमने यहाँ पर ले लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हम यहाँ पर ये पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट हमें मिलेगा फ्यूज़न पॉइंट इतने प्रेशर पर। तो अब टेम्परेचर की वैल्यू देखें तो अब कहाँ आ रही है बच्चों, पहले यहाँ पर थी अब यहाँ आ गई, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये वेपोराइजेशन के लिए देख सकते हैं कि 56 पर ये वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको कम कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर ले आते हैं, तो ये पॉइंट मिलेगा हमको और इस पॉइंट पर टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर आएगा। पहले ये था 20 डिग्री सेल्सियस, अब इससे कुछ डिक्रीज़ हो जाएगी वैल्यू। क्या आंसर होगा इसका बच्चों? प्रेशर को डिक्रीज़ करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। मीन्स फ्यूज़न एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों भी डिक्रीज़ हो जाते हैं प्रेशर डिक्रीज़ करने पर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है बच्चों? व्हाट आर द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर CO2, व्हाट इज़ देयर सिग्निफिकेंस। तो बच्चों हम यहाँ पर ये ग्राफ में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है।
ये 31.1 डिग्री सेल्सियस और इधर ये 73.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चों? अगर CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर इस क्रिटिकल टेम्परेचर से, इस टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो किसी भी प्रेशर के लिए उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, मतलब वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकती है, उसकी ये स्टेट ऐसे कोएग्जिस्ट नहीं करेंगी इस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू आपको पता चल गई। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये प्रेशर की वैल्यू है 73.0 और यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू 31.1 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर CO2 का इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर के लिए फिर CO2 को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। इज CO2 सॉलिड, लिक्विड और गैस एट -70 डिग्री सेल्सियस अंडर 1 ATM। बी पार्ट है -60 डिग्री सेल्सियस अंडर 10 ATM। सी पार्ट है 15 डिग्री सेल्सियस अंडर 56 ATM। तो हम एक एक पार्ट को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों ए पार्ट है -70 डिग्री सेल्सियस अंडर 1 ATM। तो ये 1 ATM और हमको टेम्परेचर कितना लेना है, -70 डिग्री सेल्सियस। तो 70 डिग्री सेल्सियस इधर कहीं पर आएगा, तो अब इधर कहीं पर ये 70 आ गया और इधर ये 1। तो जब हम इनको दोनों लाइन को ऐसे मिलाएंगे तो वो इस पोर्शन में मिलेंगे ना। ये आपको क्लियर हो रहा है कि 1 ATM ये इसको इधर लाएंगे तो यहाँ कहीं पर 70 होगा, तो ये इस साइड यहाँ कहीं इस पॉइंट पर मिलेंगे। अब ये जो यहाँ पर पॉइंट है वो कौन से रीजन में है, वेपर रीजन में, इसलिए 1 ATM प्रेशर और -70 डिग्री सेल्सियस पर CO2 वेपर स्टेट में होगा। अब इसका बी पार्ट है -60 डिग्री सेल्सियस अंडर 10 ATM। तो अब -60 किधर आएगा बच्चों, -60 डिग्री सेल्सियस भी बच्चों यहीं कहीं पर आएगा। ये इससे वैल्यू ये ज़्यादा है और इससे ये वैल्यू कम है, तो यहाँ कहीं पर आएगा ये भी बीच में। अब हमको कितने प्रेशर पर देखना है, ये 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ऊपर जाना होगा, क्योंकि यहाँ तक तो ये 5.11 है ना, तो इससे तो ऊपर ही जाएंगे हम। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर आ रहा है, इससे ऊपर हम कहीं गए तो सपोज़ यहाँ पर 10 आता है, तो ये रीज़न हमारा कौन सा बनेगा, जैसे ये पॉइंट मिला हमें, तो ये रीज़न कौन सा बनेगा, सॉलिड रीज़न। तो बी पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड -60 डिग्री सेल्सियस और अंडर 10 ATM पर सॉलिड फॉर्म में होगी। अब नेक्स्ट है इसमें सी पार्ट 15 डिग्री सेल्सियस अंडर 56 ATM। अब 15 डिग्री सेल्सियस कहाँ आएगा बच्चों, ये 20 है, 20 से थोड़ा कम इधर कहीं आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस अंडर 56 ATM। इसके ऊपर जाओ 56 तक, तो यहाँ हमें ये पॉइंट मिलेगा, क्योंकि 56 इधर है ना, तो अगर 15 यहाँ कहीं पर है, ऐसे मिलाएंगे हम तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पर ये कौन सा रीजन है, यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट वाला, तो मीन्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में होगी। क्वेश्चन नंबर 17 भी बच्चों इसी PT फेज डायग्राम पर बेस्ड है। ए पार्ट है इसका, CO2 एट 1 ATM प्रेशर एंड टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, डज इट गो थ्रू अ लिक्विड फेज। तो -60 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड को 1 ATM प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो क्या ये लिक्विड फेज में जाएगी, ये बताना है हमको। तो यहाँ पर हम इसी से ही फिगर से देखेंगे कि 1 ATM तो ये वाली लाइन ऐसे इस तरीके से आ जाएगी। अब हमको -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखना है, तो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, तो -60 और 1 ATM। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस टाइम ये कौन से फेज में है, वेपर में, ठीक, वेपर स्टेट में है। अब इसको कंप्रेस किया गया, मतलब प्रेशर को इंक्रीज किया गया। किसी भी गैस को जब कंप्रेस करते हैं आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होने देना है, तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो अब जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब 1 से ऊपर की तरफ जाएगा।
किसके लिए? -60 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो -60 डिग्री में पहले यहाँ इस पोजीशन में है ये गैस। अब जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर की वैल्यू इधर जाते जा रही है। तो अब ये कौन से स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में। वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाएगा। तो कहीं लिक्विड फेज जो है उसमें नहीं गया, डायरेक्ट वेपर से सॉलिड में आ गया, जिसको हम बोलते हैं डीसब्लिमेशन। तो वो -60 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm प्रेशर से प्रेशर को जब इंक्रीज करेंगे तो डीसब्लिमेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो डायरेक्ट वेपर से सॉलिड फेज में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका ए पार्ट कि ये लिक्विड फेज में नहीं जाएगी, लिक्विड फेज में जाए बिना वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। बी पार्ट क्या है बच्चों? व्हाट हैपन्स व्हेन CO2 एट 4 atm प्रेशर इज कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को 4 atm पे कांस्टेंट रखते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर लाना है। ठीक है, कूल करना है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करना है। तो रूम टेम्परेचर हम कितना लेते हैं बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस ऐसे ले लेते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। तब क्या होगा वो बताना है। तो 27 डिग्री सेल्सियस बच्चों यहाँ कहीं पर इनके बीच में आएगा। ये 20 है ना, ये 31.1 है, तो इसके बीच में कहीं आ जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को अब डाउन करना है, ऐसे डाउन करना है। और प्रेशर कितना कांस्टेंट रखना है? 4 atm। 4 atm बच्चों कहाँ आएगा? ये 5.11 है, तो इससे नीचे ही कहीं आएगा। तो इधर हमारे पास ये 27 और इधर हमारे पास ये 4 atm। तो ये दोनों जहाँ मिल रहा है ये कौन सी स्टेट है? वेपर स्टेट। अब हम टेम्परेचर को जब डिक्रीज करते जाएंगे तो ये जो हमारी लाइन है ये इसी तरीके से जाएगी ना, ऐसे ही जाएगी ना, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है। तो ये वैल्यू जो 4 है ये तो 4 ही रहने वाली है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो मीन्स जो पॉइंट हमको यहाँ पर मिल रहा था वो इस तरीके से ऐसे ही। तो अब क्या हो रहा है? वेपर से सॉलिड में फिर से ऐसा ही हो रहा है कि वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज। ठीक है, तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, फिर से वही डीसब्लिमेशन होगा, वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी अगर 4 atm प्रेशर पर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा तो। अब सी पार्ट देखते हैं इसका। अब सी पार्ट देखते हैं बच्चों। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द चेंजेस इन गिवन मास ऑफ सॉलिड CO2 एट 10 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस एज इट इज हीटेड अप टू रूम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या किया गया है बच्चों? 10 atm पर CO2 का प्रेशर फिक्स रखा गया है और टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया जा रहा है। ये हीट कर रहे हैं ना, तो -65 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर को 10 atm पर कांस्टेंट रखा गया है। तो अब ऐसे में क्या चेंजेस होंगे वो हमको बताना है यहाँ पर। तो देखते हैं फिर से इसमें हम फिगर में -65 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा बच्चों। और प्रेशर कितना? 10 atm। 10 atm मतलब ये 5 से ऊपर कहीं जाएगा। तो मीन्स पहले वो सपोज यहाँ पर 10 है तो ये पहले सॉलिड फेज में है, सॉलिड स्टेट में है ये पहले। टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है बच्चों। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लिए जहाँ पर हम ये प्रेशर ऐसे क्या ले रहे हैं 10 atm और इधर टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस। तो अब टेम्परेचर को ऐसे इधर बढ़ाएंगे, प्रेशर को कांस्टेंट ही रखना है। तो मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल ऐसे जाएगी। तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी तो क्या होगा? ये इन दोनों कर्व को 2 पॉइंट्स पर ऐसे ये यहाँ पर क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये जो लाइन ऐसे जाएगी T एक्सिस के पैरेलल और 10 atm प्रेशर के लिए। ठीक, तो अब ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि पहले तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यहाँ इस पॉइंट में के बाद क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर और बढ़ेगा तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो लिक्विड फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
-65 डिग्री सेल्सियस से जब इसको बढ़ाते जाएंगे, हम ले आएंगे इसको रूम टेम्परेचर तक, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें वैल्यू देंगे फ्यूज़न पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो हमको ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फ्यूज़न पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये मिल जाएंगे कि इतने प्रेशर पर, कितने टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट होगी सॉलिड से, और फिर कितने टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगी। तो ये पता चल जाएगा हमको। अब देखते हैं इसका डी पार्ट। CO2 is heated to a temperature 70 डिग्री सेल्सियस एंड compressed isothermally। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इतने टेम्परेचर तक हीट किया जा रहा है, फिर कंप्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मली। ठीक, पहले तो उसका टेम्परेचर इतना किया जाता है, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है इतने टेम्परेचर को कांस्टेंट मानकर। What changes in its properties do you expect to observe? तो अब इस पर क्या होगा, इस टेम्परेचर पर जब कंप्रेस करेंगे CO2 को तो क्या होगा। तो बच्चों हमने देखा कि 31.1 डिग्री सेल्सियस के बियॉन्ड तो क्या आ जाता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि किसी भी प्रेशर के लिए जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। ये आ रहा है ना यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती है, चाहे प्रेशर कितना भी इंक्रीज करते चले जाओ, फिर ये लिक्विफाई नहीं होती। तो अब यहाँ पर तो 70 डिग्री सेल्सियस लिया गया टेम्परेचर, मतलब कि इससे काफ़ी ज़्यादा है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड आएगा ये पॉइंट। मीन्स ऐसे में क्या होगा कि प्रेशर को इंक्रीज भी करते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे इससे पहले के पार्ट में हमने देखा था ना कि टेम्परेचर जब हम ऐसे कर रहे हैं कि गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी स्टेट चेंज हो जा रही थी, पर ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी प्रेशर की वैल्यू के लिए वो लिक्विफाई तो होगी नहीं। साथ में क्या है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर, जो आइडियल गैस का बिहेवियर होता है, ये परफेक्ट गैस का जो बिहेवियर होता है उससे डेविएट होना शुरू हो जाएगा, मतलब उससे डिपार्ट करते जाएगी ये गैस। जो आइडियल गैस बिहेवियर होता है फिर उससे दूर होते चली जाएगी। ठीक है, तो जो भी हमने अभी डिस्कस किए आंसर वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 16 क्वेश्चन नंबर का आंसर है, 17 का A पार्ट है ये यहाँ पर, के B, C और D पार्ट है। ठीक है, तो आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।